कौन सी वाली है? भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आंटी नमस्ते। तू भी खाली पहाड़ी खाना? अरे आंटी, हमको नहीं पसंद पहाड़ी खाना। वो कभी पहाड़ में नहीं रहे ना, तो हमको तो ढब ही नहीं है। अरे देविका जी, कभी खे के देख लिया छंछेड़ू, बड़ा मजा है जोलू। छंछेड़ू ये क्या हो? 3 इडियट मूवी के फरहान की स्टोरी तो आप सभी ने सुनी होगी कि अब्बा नहीं मानेंगे। अब्बा अब मान चुके हैं, पर कुछ हद तक माने। सीन को देख के बहुत फैसिनेट हो गया था, तो मुझे लगा कि मुझे यही करना है जो ये बंदा कर रहा है। पापा ने एकदम मना कर दिया कि नहीं, एक्टिंग वैक्टिंग नहीं है, पढ़ाई करो। अब मैंने फिर तब जाके बोला कि वो मैंने छोड़ दिया, मुझे नहीं करना। तो बहुत बहुत मम्मी ने बहुत डांटा मुझे। और मेरी मम्मी का ये बोलना था कि सोसाइटी वाले बोलते हैं कि आपका बच्चा करता क्या है, मैं क्या बोलूं। और उसे देखने के बाद मुझे आपको देख के बड़ी नफरत हुई, क्योंकि आपने महिलाओं के साथ जो इसमें व्यवहार किया है, उनकी खाने की थाली फेंक दी इन्होंने, भाई इन्होंने किताबें फेंक दी, बुक की। कि भाई साहब ये हमारे बच्चे हैं कि और ये नाटक चल रहा है, ये असल ज़िंदगी में नहीं है। तो जैसे ही उसने मुझे सच में मारा तो मेरा पूरा कान सुन हो गया। थोड़ी देर के लिए मैं एकदम से साइलेंट हो गया था। नमस्कार दगड़ियों, 3 इडियट मूवी के फरहान की स्टोरी तो आप सभी ने सुनी होगी कि अब्बा नहीं मानेंगे। जो शौक़ था फोटोग्राफी का, उससे अलग नौकरी, शायद हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है वो नौकरी करें। तो आज उसी तरह की एक मिलती जुलती स्टोरी वाले किरदार से हम आपको मिलाने जा रहे हैं। उत्तराखंड की नौनी के ऑफिस में है अनुराग जोशी जी। तो सबसे पहले तो अनुराग जी, उत्तराखंड की नौनी के प्लेटफॉर्म पे हमारे इस ऑफिस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका बुलाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब्बा मान गए ना? अब्बा अब मान चुके हैं, पर कुछ हद तक माने हैं। तो इनकी स्टोरी भी कुछ ऐसी है या ऐसी रही। कैट की तैयारी करते करते अचानक से जो है अनुराग का बचपन का शौक़ जागता है, और अनुराग जो है वापस अपने एक्टिंग के शौक़ की तरफ चले जाते हैं, कैट की तैयारी को बीच में छोड़कर। अब उस बीच क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हुई और आज वो अपने करियर को कैसे सक्सेस बना रहे हैं, कैसे इस फील्ड में आगे जा रहे हैं, कुछ इन्हीं बातों को लेके आज उत्तराखंड की नौनी बातचीत करेगी, इन्हीं सब टॉपिक्स को लेके। तो अनुराग जी बताइए, क्या कुछ वो स्टोरी थी और कैसे आप कैट से जो है वापस एक्टिंग की तरफ गए, और कितना शौक था बचपन से आपको एक्टिंग का? एक्चुअली एक्टिंग का शौक़ बहुत था। मुझे याद है मैं 8 साल का था, मैंने कुछ कुछ होता है देखी थी। तो मुझे वो सीन अभी तक याद है कि शाहरुख खान वो भाग रहा है और रानी के पीछे, एंड वो पूरा ईगल आई शॉट था, हेलीकॉप्टर से, जो भी जैसा भी लिया होगा। बट मैं उस सीन को देख के बहुत फैसिनेट हो गया था। तो मुझे लगा कि मुझे यही करना है जो ये बंदा कर रहा है, जो ये कर रहा है मुझे ये करना है। तो वो शौक़ धीरे धीरे बढ़ता रहा। 12th पास कर ली। फादर को हिम्मत जुटा के बोल दिया कि पापा मुझे एक्टिंग करनी है। तो एक तो आर्मी बैकग्राउंड से पापा ने एकदम मना कर दिया कि नहीं, एक्टिंग वैक्टिंग नहीं है, पढ़ाई करो, अपने पढ़ाई पे ध्यान दो, ये वो वगैरह जो भी है। वो चाहते थे आर्मी में जाना। मैंने चलो ठीक है। तो फिर मेरे एक कज़न ने मुझे बताया कि एक काम कर, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वहाँ पे अपना एडमिशन के लिए ट्राई करना, पर वो ग्रेजुएशन के बाद ही होगा। मैंने चलो ठीक है। तो मैं फिर देहरादून आ गया, ग्रेजुएशन को अपनी कंप्लीट करने लगा। ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई, उसके बाद फिर ऐसा माहौल बना कि वही होता है ना कि भेड़ चाल, कि जो आपके साथ वाला बंदा बोल रहा है यही करना है तो यही करना है। तो मुझे भी ये लगा कि हाँ यार, कॉर्पोरेट में जाना है, एमबीए करना है, कॉर्पोरेट लाइफ जीनी है, 9 to 5 जॉब करनी है, यही। तो मेरा भी एक बोलते हैं ना परसेप्शन, यही बन चुका था। तो मैं भी फिर कैट की तैयारी करने लगा। तो कैट की तैयारी करते करते एक दिन ऐसी ख्याल है कि यार एक एक्टिंग का था कीड़ा, वो शायद हो सकता है ट्राई करते हैं। बट मुझे नहीं पता था कि कहाँ से करना है, क्या करना है, और कुछ आइडिया नहीं था। तो एक बार मैंने ऐसे ही अपने कज़न को बोला कि भैया मुझे एक्टिंग का है, अगर आप जानते होंगे तो आप मुझे बताना, क्योंकि आप इधर उधर आपका एनजीओ है, आप काम करते हो। तो मैं ठीक है। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक ग्रुप है संभव मंच परिवार करके, तो वो अभी एक्टर्स ढूंढ रहे हैं अपने ग्रुप के लिए। तो उनका एक नया प्ले आने वाला है, टेक्नो प्ले है, तो उसके लिए वो एक्टर्स ढूंढ रहे हैं। मैंने ठीक है। तो उन्होंने मुझे बुलाया कि जा उनसे मिल। तो मैं गया, मैं अभिषेक जी से मिला। तो पहली बार उनके साथ मेरी मुलाकात हुई। तो अभिषेक जी ने मेरा ऑडिशन लिया।
मैं ऑडिशन में सेलेक्ट हुआ, फिर वहाँ से फिर मेरा एक्टिंग का करियर शुरू हुआ। एक्टिंग का करियर शुरू होते 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 मतलब वो जो एक एक बोलते हैं ना कि एक आप पहली सीढ़ी चढ़ गए हो, तो वो जो क्रेज़ एकदम से मेरे को वापस था कि हाँ नहीं, मुझे तो यही करना था। मैं बस वही कि अब तो यही करना है, यही इसी उसमें है। तो मैं अब करता रहा, प्लेस करता रहा, स्ट्रीट प्लेस करता रहा, तो मुझे मज़ा भी आने लगा और साथ साथ कमाई भी होने लगी। लेकिन आपको मैं बीच में रोक रही हूँ, आपके मज़ा से पहले जो सज़ा आपको झेलनी पड़ी होगी, आपने जो कैट की तैयारी छोड़ी और जो आप थिएटर की तरफ बढ़ गए, तो घर में क्या माहौल रहा उस बीच? स्टार्टिंग में तो मैंने बताया नहीं कि मैंने कैट की प्रिपरेशन छोड़ दी है। अच्छा। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने बस जस्ट ये बोला कि मैंने एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन किया है, मैंने ऑडिशन दिया था, मैं सेलेक्ट हो गया। तो घर वालों ने बोला ठीक है कर लो, जब ये भी है तो अपना कर लो। तो उन्हें नहीं पता था। जब टाइम गुजरता गया, उन्होंने बेटा कैट का प्रिपरेशन का क्या हुआ है, क्या करना है, मैंने फिर तब जाके बोला कि वो मैंने छोड़ दिया, मुझे नहीं करना। तो बहुत मम्मी ने बहुत डांटा मुझे, और पापा ने भी बोला, पर ज़्यादा मम्मी का वो था कि क्यों छोड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया, मतलब एकदम प्रेशर बना दिया। मैंने ठीक है, साइड बाय साइड करता रहा। फिर एक टाइम आया कि मम्मी ने बोला नहीं बेटा MBA तो करना ही करना है। मैंने चलो कर लेंगे, पहले मुझे इसमें करने दो, मेरे को इसमें अब मेरे को लग रहा है कि मेरा कुछ हो सकता है, मेरा फोकस अब यहीं पे है। तो ठीक है, तो एक टाइम पे आके फिर मैंने MBA में भी एडमिशन ले लिया। तो असली बॉम्ब तो यहाँ पे फूटना था। जब MBA में एडमिशन ले लिया, 2 सेमेस्टर कर लिए, 1 साल हो गया। 1 साल के बाद फिर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरे से ये नहीं हो पाएगा। मेरा जो मुझे करना था, हाँ, जो मेरा पैशन था मुझे मिल चुका है, मुझे एक्टिंग ही करनी है, मुझे इस फील्ड में ही आना है। तो मैंने MBA ड्रॉप आउट कर दिया। फिर वहाँ से एकदम से ट्विस्ट, फिर पेरेंट्स एकदम से मेरे कि चलो ठीक है, प्रिपरेशन तो छोड़ी, कोई बात नहीं, अभी कॉलेज में ले लिया था, जैसा भी मिला तुम्हें ले लिया, एडमिशन कर लेते, कंप्लीट कर लेते, देख लेते। फिर वो ऐसा टर्निंग पॉइंट था कि वो बहुत नाराज़ रहे मेरे से कि एक्टिंग के वजह से अपना करियर बर्बाद कर रहा है, ये अब क्या होगा इसका, ये बर्बाद हो गया है, ये हो गया है, ये बहुत सारे मतलब आज तक मुझे वो MBA का आज तक सुनने को मिलता है। बट समहाउ जब मुझे खुशी की, मतलब बोलते हैं ना कि आपका घर वाले कि खुश हो रहे हैं कि देखते हैं कि जब उन्होंने देखा, जब वो प्ले देखने आए पहली बार, जब उन्होंने अखबार में फ़ोटो और नाम देखा, तो तब कुछ परसेंट उन्हें लगा कि हाँ, कि हमारा बेटा कुछ कर रहा है, कुछ वो है। तो थोड़ा सा मुझे तो रिलीफ मिला। बट वही है कि मुझे प्रूफ करने में अपने आप को अभी भी लग रहा है, पर वो बहुत बहुत हार्ड टाइम था कि पेरेंट्स एकदम से, अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये सीखना है, वो सीखना है, तो वो उनका एक ही ताना होता था, MBA क्यों छोड़ा, पढ़ाई क्यों छोड़ी, ये क्यों किया, अब कर ले जो करना है। तो वो बहुत डिफ़िकल्ट टाइम था। तो आपको आज भी लगता है कि हमारे जो पहाड़ी परिवार हैं, उनके लिए ये जो हमारा पेशा है, आप एक्टर हैं, मैं पत्रकार हूँ, या इस तरह के जो भी पेशे हैं, उनको अपनाना शायद आज भी बहुत ही मुश्किल है? बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि हमारे इंडियन उसमें देख लीजिए, और पहाड़ी उसमें तो और ज़्यादा है कि उनका एक मानना है कि पहले तो सरकारी जॉब होनी चाहिए, सरकारी जॉब नहीं है तो प्राइवेट जॉब है 9 to 5। वो मतलब वो सोचते हैं कि हाँ, अगर 9 to 5 जॉब है, सरकारी जॉब है, तो हमारा बेटा या बेटी सेटल्ड है। उनको नहीं पता कि हाँ, ये जैसे आपका पत्रकारिता है, मेरा एक्टिंग का है, ये भी, इनमें भी करियर बन सकता है। तो वो अगर कोई एकदम से आपका बच्चा अगर एकदम से बोले कि हमें एक्टर बनना है, तो उनको भी शौक लगेगा कि नहीं यार, ये क्या बोल रहा है, हमने तो कुछ और इसके लिए ड्रीम सोचा था, हमने तो सोचा था ये गवर्नमेंट जॉब निकालेगा, IAS PCS बनेगा, या मतलब जो भी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। हम लोग बहुत ही हीन हो जाते हैं ना। हाँ, पेरेंट्स एकदम से वो हो जाता है कि ये, उनको ये लगता ही नहीं। अब मैं आपको बताऊं, मैं सरकारी नौकरी हो और खास करके लड़कियां टीचर हो, लेकिन जब हम साबित कर देते हैं तो सबको लगता है कि नहीं भाई, कुछ अलग कर रहे हैं। बिल्कुल कुछ अलग कर रहे हैं। वो अब जाके मेरे पेरेंट्स को लग रहा है कि हाँ, ये कुछ अलग कर रहा है। नहीं तो जब मैं स्टार्टिंग में थिएटर कर रहा था, मेरा अर्निंग भी हो रही थी, मैं उसे अर्न भी कर रहा था, तो घर वालों को वो कमाई नहीं लगती थी। वो लगता था हाँ, ये साइड पार्ट टाइम कुछ कर रहा है, साइड जॉब कुछ कर रहा है, पर उनको वो तभी भी ये रहता था कि नौकरी कब करेगा। और मेरी मम्मी का ये बोलना था कि सोसाइटी वाले बोलते हैं कि आपका बच्चा करता क्या है, मैं क्या बोलूँ। मेरी मम्मी का ये रहता था कि मैं क्या बोलूँ। मैंने मम्मी को यही समझाता था, बोलो कि एक्टिंग में थिएटर करता है, एक्टर है वो इस प्रोफेशन में।
पर वो नहीं बोलती थी। वो ये उनका यही जवाब रहता था नौकरी क्या करता है? कि नौकरी क्या करता है। ये सेम पत्रकारों के साथ भी होता है, क्या करते हो काम? अरे भाई वो तो ठीक है खबर लिखते हो पत्रकारों, पर नौकरी क्या करते हो? नौकरी क्या करते हो। तो ये समझा समझा के थक जाता था कि मम्मी ऐसा बोलो कि एक्टिंग। तो मेरी मम्मी को ये लगता था कि मैं अगर ये बोलूँगी कि ये एक्टिंग है, एक्टिंग कर रहा है, एक्टर है, तो उन्हें लगेगा कि ये कुछ छोटा सा कुछ काम कर रहा है, या ये कुछ नहीं कर रहा, ये टाइम पास कर रहा है। ये इस तरह का उनका थॉट प्रोसेस था। तो जो चेंज करने में मुझे काफ़ी टाइम लगा। वापस आते हैं आपके थिएटर पे। हाँ जी, हाँ। आप बता रहे थे कौन कौन से प्ले आपने किए? मैंने काफ़ी प्ले किए। मैंने चरणदास चोर किया है, शिव शती का किया है, कन्या भ्रूण हत्या पे किया है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पे किया है। बहुत सारे नुक्कड़ नाटक जो सामाजिक मुद्दों पे है, चाहे वो आपका कैंसर से रिलेटेड बीमारी हो, HIV से रिलेटेड बीमारी हो, आपका स्वास्थ्य जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड बीमारी हो, सफाई से लेकर गंगा बचाओ, गंगा को साफ रखना है, नदियों को साफ रखना है, पर्यावरण सुरक्षित रखना है, इन सब के ऊपर नाटक किया आज तक और अभी भी कर ही रहे हैं। एक और हमें भी खुशी होती है कि हम अपनी प्रतिभा को तो दिखा ही रहे हैं और साथ साथ एक समाज को मैसेज भी दे रहे हैं कि भैया ये सारी चीज़ें हैं जो आपको सुधारनी है। मैंने भी आपका एक नुक्कड़ नाटक देखा है, रहोगी तो तुम वही, और उसे देखने के बाद मुझे आपको देख के बड़ी नफरत हुई, क्योंकि आपने महिलाओं के साथ जो इसमें व्यवहार किया है, उनकी खाने की थाली फेंक दी इन्होंने, भाई इन्होंने किताबें फेंक दी, बुक्स की पढ़ लिख के क्या करोगी? 10:30 बज रहे हैं। बहुत पढ़ाकू बन रही हो आजकल। अरे तुम्हें नहीं सोना तो दूसरे कमरे में जाकर पढ़ लो। मेहरबानी करके इस कमरे की बत्ती बुझा दो और मुझे सोने दो। अरे यहाँ हाथ से किताब छोड़ो तो सही। सच कह रहे हैं, हमें अगर गुस्सा आ गया तो इस कमरे की एक एक किताबें खिड़की से बाहर फेंक देंगे, फिर देखते हैं कैसे। कमाल कर रही हो, मैं इतनी देर से बोलता जा रहा हूँ और तुम कुछ रिएक्ट ही नहीं कर रही हो। यार तुम ऐसा पढ़ भी क्या रही हो जिसे बिना पढ़े तुम्हारा जीवन अधूरा रह जाएगा? मुंह में दही जमा रखी है क्या? तुम कितनी भी किताबें पढ़ लो, लेकिन तुम्हारी बुद्धि में कोई विकास नहीं होने वाला। रहोगी तुम वही। सही में पता नहीं आप ऐसा करते हो कि नहीं, लेकिन हाँ उसको देख के एक नेगेटिव इमेज बनी थी। तो कभी ऐसा हुआ कि ऐसा नाटक देखने के बाद आपके साथ या आपके घर वालों के साथ किसी ने कोई बहस की हो या कोई बातचीत की हो, यार ये सब क्या है? हमारे मन में आ सकता है तो आम लोगों के मन में आना तो आम बात है। पहली बात तो नहीं, मैं घर में थाली वाली नहीं फेंकता। मेरी माँ ही मेरे को मतलब काफ़ी वैसा डरा धमका के रखती है, मजाक कर रहा हूँ। महिला सशक्तिकरण की मिसाल है। पर मेरी मम्मी पहली बार मेरा एक नाटक यही नाटक रहोगी तो तुम वही देखने आई थी टाउन हॉल में। तो हमारा प्ले चल रहा है और मम्मी बैठी है, मम्मी के साथ एक सज्जन बैठे हुए थे, तो वो काफ़ी इरिटेट हो गए। मतलब वो उन्होंने कैरेक्टर को अपनी रियल लाइफ में ऐसा समझ लिया, तो उनको वो काफ़ी कुछ बोलने लग गए कि ऐसे किसी के बच्चे होते हैं, ऐसे कोई कोई करता है, ये करता है। तो पहले मेरी मम्मी चुप रही, फिर बाद में मम्मी ने भी जवाब दे दिया कि भाई साहब ये हमारे बच्चे हैं, कि और ये नाटक चल रहा है, ये असल ज़िंदगी में नहीं है। तो फिर वहाँ पे तो बोल दिया। बट जब प्ले ख़त्म हो गया, मम्मी आई, मम्मी बैक स्टेज आई, मम्मी ने बोला कि बाहर एक आदमी ऐसा बोल रहा था, मुझे भी गुस्सा आ गया ये करके। तो फिर मम्मी को मैंने इस तरह से शांत करवाया कि मम्मी देखो, उनको मेरी एक्टिंग इतनी सही लगी, इतनी अच्छी लगी कि वो लोग हाँ फ़र्क भूल गए और वो इतने इरिटेट हो गए कि उनको ये लगा कि ये सच में ऐसा ही होगा, बल्कि मैं ऐसा हूँ नहीं, मैं तो बहुत सीधा साधा हूँ। सच मान ले इसे? हाँ बिल्कुल मान ले। आप आइए मेरी मम्मी का इंटरव्यू लीजिए कभी। मम्मी बताइए मेरा लल्ला बहुत सीधा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपने एक डॉक्यू ड्रामा पंडरी के रंग भी किया है, तो उसके बारे में क्या बताएंगे? आपको मतलब काफ़ी अच्छे बड़े लेवल पे आपने वो किया है। जी हाँ, ये मेरा एक बड़ा अचीवमेंट है, पंडरी के रंग। पंडरी जुकर ये एक बहुत महान मेकअप आर्टिस्ट थे। इन्होंने मीना कुमारी से लेकर अनुष्का शर्मा तक का मेकअप किया है और कहा जाता था इंडस्ट्री में एक
कहावत थी या बोल सकते हैं, बोलते थे कि ये किसी का मेकअप कर लें तो वो तो स्टार ही है। तो मुझे सौभाग्य मिला इनकी डॉक्यूमेंट्री में काम करने का, और पहले तो मैं बहुत ही नर्वस था, मैं घबराया हुआ था कि कैसे करूँगा, क्या करूँगा, कि पंडरी दादा मतलब नाम ही उन्हीं का रोल। और उन्हीं का रोल जब मेरे डायरेक्टर ने मुझे बताया कि जब मैंने ऑडिशन दिया, ऑडिशन में सेलेक्ट हुआ, तो उन्होंने बताया कि पंडरी दादा का आपको किरदार करना है। मैं नर्वस हो गया, मैं काफ़ी नर्वस हो गया कि इतने बड़े शख्स, इतने बड़े इंसान, उनका मैं कैसे कर पाऊँगा, क्या कर पाऊँगा। तो मेरे डायरेक्टर ने फिर मुझे उनसे मिलवाया। इतने सरल और इतने अच्छे इंसान थे कि जैसी मैं उनसे मिला, उनका पहला एक लाइन जो उन्होंने अपनी डॉटर इन लॉ को बोला कि ही इज़ प्लेइंग माई कैरेक्टर इन माई डॉक्यूमेंट्री, तो मैं इतना मतलब बोलते ना, हाँ, इतने सहज तरीके से उन्होंने बोल दिया और इतने खुश थे, इतने वो थे कि मैं ना, जो इतना नर्वसनेस थी वो मेरी मतलब चली गई। हाँ, कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, अब मैं कुछ कर सकता हूँ। मुझे फिर मुझे लगा कि हाँ मैं, और फिर मेरे को एक और भी ये थोड़ा सा डर था, बोल सकते हैं कि अब इतने बड़े इंसान का मैं कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ डॉक्यू ड्रामा में, रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, मैं कैरेक्टर कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, मैं एक फ्रेशर हूँ एक तरह से, मैं कर पाऊँगा। बट मेरे डायरेक्टर ने भी मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया, उन्होंने भी मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया, मैंने वो कैरेक्टर किया। बल्कि मुझे अभी भी याद है कि एक सीन है उसमें जो उनके ही लाइफ का है, कि उनके लाइफ का एक पार्ट था कि जब वो करियर की शुरुआत कर रहे थे तो उन्हें उनके गुरु से एक तेज़ का तमाचा पड़ा था, तो वो सीन मुझे करना था। तो मेरा को एक्टर वो मुझे नहीं मार पा रहा था, तो मैंने बस ये बोल दिया कि भाई तू मुझे ज़ोर से मार देना ताकि वो प्रोमिनेंट दिखे और सही में लगे कि हाँ लगा है। तो जैसे ही उसने मुझे सच में मारा तो मेरा पूरा कान सुन हो गया, थोड़ी देर के लिए मैं एकदम से साइलेंट हो गया था। बट वो आए, उन्होंने मुझे गले लगाया, उन्होंने बड़े प्यार से वो किया, वो मेरे लिए बहुत ब्लेसिंग वाली बात थी कि और वो उन्होंने काफ़ी देर तक मुझे वो किया कि बेटा ये तो है। मैंने दादा मैं बस, हाँ एक्टिंग का पार्ट है, कोई कुछ नहीं हुआ। पर वो उनके वो जो बोलते हैं ना कि उनके चेहरों के भाव से लग गया था कि इसको बहुत ज़ोर से लगी है, वो दिख रहा था, वो दुख दिख रहा था। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। और मैं अभी अपने आप को ब्लेस्ड समझता हूँ कि इतने बड़े इंसान और इतने अच्छे इंसान, बोल सकते हैं आप, अगर इंडस्ट्री में आप उनके किसी से भी बात करें तो कभी नेगेटिव सुनने को नहीं मिला, ऐसे इंसान थे। जबकि जब आपको वो थप्पड़ लगा, एक्टिंग के दौरान लगा, वो उन्होंने आपको गले लगा लिया, लेकिन सच में जब उन्हें थप्पड़ लगा होगा, क्या पता उन्हें कोई गले लगाने वाला रहा हो या कोई पुचकारने वाला भी रहा हो, मुझे नहीं लगता, क्योंकि पहले लोग ऐसे ही सीखते थे, तपस्या करके सीखते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने फिर बाद में बैक स्टेज यही बताया कि जब कैमरा ऑफ होगा कि हमारे गुरु तो बहुत डांटते थे कि, और हम उनका बुरा भी नहीं मानते थे। वहाँ उस थोड़े टाइम पे हमें फील होता था कि, बट ये होता था कि ये हमारे गुरु है, हमारे भले के लिए हमें सिखा रहे हैं। आज के समय में कोई कर दे तो वो तो बहुत कुछ सुना के भाग जाएगा। वो फिर मुझे यही चीज़ उनसे सीखने को मिली कि हाँ, अगर कोई आपका गुरु, आप इस फील्ड में अगर कोई आपको डांट रहा है और वो आपको कुछ आपके सिखाने के लिए कर रहा है, आपके भले के लिए कर रहा है, तो चुपचाप सुन लो, समझो उस बात को कि ये आपके ही भले के लिए। तो ये सीख मुझे उनसे मिली उस डॉक्यूमेंट्री के शूट के दौरान। और मेरे डायरेक्टर ने भी काफ़ी मेरे ऊपर कॉन्फिडेंस दिखाया था उस टाइम पे भी, और उन्होंने भी बहुत कुछ सिखाया मुझे इस डॉक्यूमेंट्री के दौरान। तो मुझे लगा कि हाँ, कि ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि ऐसे शख्स, ऐसे इंसान के कैरेक्टर को, एक किरदार को निभाना, ये बहुत ही बड़ी बात है जो अपनी ज़िंदगी में भी इतना सरल है। और ये हम आजकल की जनरेशन को भी मैसेज देंगे कि गुरु की गालियाँ भी वरदान है। शायद तभी वो इंसान इतनी ऊपर था जिसने गुरु का थप्पड़ तक सह के उसके साथ काम किया। और आज अगर हम आज की जनरेशन को दो बातें बोलते तो शायद ये खिसक ले, अरे मैडम ने तो हड़का दिया, अरे कोई आसपास ही नहीं रहेगा, उल्टा दो बातें सुना के भाग जाएंगे। ऐसे हैं आजकल के, उल्टा दो बातें सुना के भाग जाएंगे। बिल्कुल। अच्छा, इन्होंने अभी हमारे साथ गढ़वाली मोहल्ले में भी काम किया है। ये उत्तरकाशी वाले बने हैं, मैं देहरादून वाली देविका जी बनी हूँ और ये उत्तरकाशी वाले बने हैं। तो कैसा रहा आपका मेरे साथ काम करने का अनुभव? बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही अच्छा रहा। और आपका पहला एक एक्टिंग डेब्यू है गढ़वाली मोहल्ले में,
तो मुझे तो काम करके आपके साथ बड़ा मज़ा आया। और आपका कैरेक्टर जो देविका जी वाला, आपका और मेरा एक सीन है जिसमें आप मुझे एक तंज कसती हैं। भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। आंटी नमस्ते। तू भी खाली पहाड़ी खाना। अरे आंटी, हमको नहीं पसंद पहाड़ी खाना, वो कभी पहाड़ में नहीं रहे ना, तो हमको तो ढब ही नहीं है। अरे देविका जी, कभी खे के देख लिया छंछेड़ू, बड़ा मजा है जोलू। छंछेड़ू, ये क्या होता है? अरे वो छाछ माँ झंगरू पकौंदा और चटपटू लोन तगड़ी खोंदा। अरे पलियो, इसको तो झिंगोरे में ही नहीं कोदे में भी बनाते हैं। अच्छा देविका जी, जब आप पहाड़ में नहीं रही तो आपको कैसे पता उसे पलियो बोलते हैं? वो बड़ा अच्छा सीन, बहुत कॉमेडी वाला। पलियो बनाना सिखाती हूँ। हाँ जी हाँ जी, आप पलियो बनाना सिखाती हैं, जबकि आप वो गढ़वाली नहीं है। बिल्कुल। लेकिन बच जाती हूँ उस दिन इन लोगों से है। हाँ जी हाँ जी, बच के निकल जाती हैं। वो तो घर में तृप्ता थी, वरना हम बोलते कि चलो आप ही कुछ बना के हमें खिला दो। अरे वो कैरेक्टर ऐसा था बेचारा, वो भी वहाँ पे भी नारी एकदम स्ट्रांग थी, वो नारी से दबा हुआ था वो बेचारा। उस क्या करता, बीवी खाना नहीं बना रही है, फिर मोहल्ले में बोल रहा है आप कुछ अच्छा बना के खिला दो। मोहल्ले में जगह जगह ढूंढ रहा है कहीं कुछ मिल जाएगा। ये घर से मम्मी डांटती है, और वहाँ जब बीवी मिली तो वो भी डांटने लगी। अनुराग क्या होगा तुम्हारा? मैं एकदम दबा हुआ हूँ नारियों से। अच्छा, तुम्हारी मम्मी क्या बोलती है कि एक्टर को लड़कियां नहीं मिलती क्या? क्या क्या बोलती है? अरे ये तो फिर अलग ही टॉपिक है। मेरी मम्मी मेरी बोलते हैं कि देख, नौकरी करता तो तेरी आज शादी हो जाती, बच्चे हो जाते, ये हो जाता। तेरे साथ के लोगों को देख, नौकरी कर रहे हैं, शादी हो गई, सब किए हो गया, घर बस गया। मेरा एक छोटा सा कहना है कि मम्मी देखो, सेटलमेंट होने का मतलब ये नहीं होता कि शादी हो गई। सेटलमेंट का मतलब है आप अपनी लाइफ में अच्छे से कर रहे हो, आप जी रहे हो, आप सोसाइटी के लिए कर रहे हो, आप एनिमल्स के लिए कर रहे हो, नेचर के लिए कर रहे हो। ये शादी वाला पार्ट तो एक अलग चीज़ है। हमारे पहाड़ी परिवारों में यही माना जाता है, नौकरी लग गई, शादी हो गई, सेटल हो गया, यही सब है। जी बिल्कुल, मतलब उनका ये है कि हाँ बस बेटा बड़ा हो गया, पढ़ाई पूरी हो गई, अब इसको 9 to 5 की जॉब है, जॉब लग गई, बस शादी कर लो, बच्चे पैदा हो गई। यही उनकी लाइफ का है कि बस यही करना है। लाइफ इसके अलावा बहुत कुछ है। बिल्कुल। अच्छा, आपका कुछ बड़ा अपकमिंग प्रोजेक्ट भी है, पता लगेगा कुछ इसके बारे में? क्या है? अभी मैं नाम तो डिस्क्लोज़ नहीं कर सकता, पर हाँ अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट आने वाला है जिसके लिए मैं ट्रेनिंग भी ले रहा हूँ। मैं स्विमिंग के लिए, मैं जिमिंग भी मैंने शुरुआत कर ली है। मैं भी 2-3 साल से जिम सारा बंद था, तो अभी एक अच्छा कॉमेडी प्रोजेक्ट है। मैं अब जल्द ही, मतलब नेक्स्ट ईयर तक आपको देखने को मिलेगा। बस उसकी मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ। कॉमेडी प्ले है, तो आप समझ ही सकते हैं कि मज़ेदार होने वाला है। मेरे से भी ज़्यादा, देविका जी से भी ज़्यादा मज़ेदार वाला आ रहे हैं। अब आप जब आएगा आप देखिएगा ज़रूर। चलो कोई बात नहीं ना, हम तो गढ़वाली जानते नहीं, बींगते नहीं। अब आपका तो कुछ नया ही होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और शहर में अक्षय कुमार जी पिछले कुछ दिनों से घूम रहे थे, कहीं उनके साथ तो कोई प्रोजेक्ट नहीं है आपका? नहीं, उनके साथ तो नहीं है, हिंदी ही है बट उनके साथ नहीं है, अलग प्रोजेक्ट है। उनके साथ कुछ नहीं है। ठीक है। और कुछ उत्तराखंड की नौनी के बारे में आप कोई मैसेज दीजिए। हमारे ऑफिस आए हैं, हमारे प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो यहाँ पहाड़ की जो भी बेटियाँ हैं, नौनियाँ हैं, मम्मी के का भी दे सकते हैं आप एग्जाम्पल। नहीं, उत्तराखंड की नौनी के बारे में क्या कहूँ। ऑन सीरियस नोट, उत्तराखंड की नौनी बहुत ही सशक्त है, स्ट्रांग है, और ऐसी ही रहें, और ऐसे ही अपनी लाइफ में। अभी देखिए, आप ही का उदाहरण ले लेते हैं कि इतने बड़े मुकाम में आप कहाँ से लेकर स्ट्रगल करते हुए अपने आप को मजबूत रखते हुए आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो मैं वही है कि उत्तराखंड की नौनी को कहीं से आप कमज़ोर ना समझें, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है, और आप ये भूल ना करें कि वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। वो आपको छठी का दूध याद दिला देंगी। उत्तराखंड की नारी है, हम फूल नहीं चिंगारी हैं। ये आंदोलन के समय, राज्य आंदोलन के समय आप सबने सुना होगा, घर घर में मेरी मम्मी भी बोलती थी। बिल्कुल। और आप जैसे आपको भी पता है कि जब राज्य अलग आंदोलन हो रहा था, तो सबसे ज़्यादा भागीदारी उत्तराखंड की महिलाओं ने ही किया था। तो हमारी उत्तराखंड की महिलाएं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि ऐसे ही रहें, ऐसे ही बने, देश का नाम रोशन करते रहें। उत्तराखंड की नौनी जिंदाबाद। धन्यवाद हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमारे ऑफिस आने के लिए, इतनी अच्छी गपशप लगाने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बुलाया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।